हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल स्मार्ट स्टडी एजुकेट्स। आज बच्चों हम बात करने वाले हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की, और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि फोर्स कैसे कैलकुलेट की जाती है। जी हाँ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर देखा जाए तो दो पैरामीटर्स पे एक्सप्लेन किया जा सकता है। पहला पैरामीटर है मोमेंटम का और दूसरा पैरामीटर है फोर्स की कैलकुलेशन का। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद है या अगर आपने वो लेक्चर या वो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। मोमेंटम की वजह से ही कोई बॉडी किसी और बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट कर सकती है। इसका मतलब जिस बॉडी के पास मोमेंटम नहीं है वो बॉडी किसी और ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकती। इसी से बात करते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ की मेन कंसेप्ट की, एंड इससे हम फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो स्टेटमेंट बहुत सिंपल है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट force is directly proportionate or proportional to the time rate of change of momentum of a body. This is the second law of motion. अब इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि किसी भी बॉडी के पास जो मोमेंटम होता है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे चेंज हो रहा है, वो बॉडी दूसरी बॉडी पे उसी ऑर्डर में फोर्स लगाएगी। मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज dp/dt, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब टाइम के विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम कैसे चेंज हो रहा है। दिस इज द मीनिंग ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट ये बनता है एंड उसका एक्सप्रेशन ये होता है, राइट। दिस इज द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, नाउ वी नो मोमेंटम कैन बी रिटन एज मास इनटू वेलोसिटी, एंड यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। तो इस साइन को रिमूव करने के लिए हम कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो लेट्स से we put a constant k over here. This is a constant of proportionality into dp/dt. Momentum is a vector quantity. Now k d/dt of mass into velocity, where velocity is a vector quantity. Now हमें ये लगता है कि मास तो एक कांस्टेंट होता है और वेलोसिटी चेंज हो सकती है किसी भी बॉडी के लिए, तो मास डिफरेंशिएशन से बाहर ले आना चाहिए। बट यहाँ पे दो केसेस अराइज होते हैं, आइए देखते हैं। एक केस अराइज होता है जब वेलोसिटी चेंज हो सकती है, वेलोसिटी वेरिएबल हो सकती है। उस केस में दिस फॉर्मूला विल लुक लाइक फोर्स इज इक्वल टू k इंटू m इंटू dv/dt, क्योंकि जो कांस्टेंट है मास वो बाहर आ जाएगा और जो वेलोसिटी वेरिएबल है वो डिफरेंशिएट हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और दूसरा कंसेप्ट बनता है जब वेलोसिटी सेम हो मास चेंज हो सकता हो। यस, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, मास कैन ऑल्सो चेंज। कौन से केस में? एक रॉकेट के प्रोपल्शन के केस में। आइए देखते हैं कैसे। फोर्स इज इक्वल टू k इंटू वी, बिकॉज वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट मानेंगे, इंटू dm/dt। नाउ ऐसा कैसे हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट का मास ही चेंज हो जाए? तो आंसर बहुत सिंपल है। एक रॉकेट है जिसको हमने स्पेस में प्रोजेक्ट करना है, लॉन्च करना है। तो जो रॉकेट होता है, दिस इज द रॉकेट, राइट। इस रॉकेट का मास है लेट्स से 1000 किलोग्राम, इसका फिक्स मास है, और इसके अंदर 500 किलोग्राम फ्यूल है। अब जब ये रॉकेट ग्राउंड पे है इसका मास हो गया 1500 किलोग्राम्स, करेक्ट। बट जैसे ये रॉकेट लिफ्ट ऑफ करेगा और ये रॉकेट ऊपर को जाएगा तो क्या होगा, इसके अंदर जो फ्यूल है उसे कॉन्टीन्यूसली कंबस्ट होना पड़ेगा, एंड धीरे धीरे ये फ्यूल 500 से 450 किलोग्राम हो जाएगा, देन 400 किलोग्राम्स, देन 350 किलोग्राम्स, एंड सो ऑन। ये फ्यूल रिड्यूस होता जाएगा क्योंकि फ्यूल कंबस्ट होता जा रहा है। इसका मतलब जो रॉकेट का मास 1500 किलो था, अब वो 1500 से 1450, फिर 1400, फिर 1350, फिर 1300,
इतना रिड्यूस होता रहेगा, और एंड में जब सारा फ्यूल कंबस्ट हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, तो रॉकेट का मास सिर्फ 1000 kg रह जाएगा। इसका ये मतलब है कि मास भी चेंज हो सकता है, बट वो रॉकेट प्रोपल्शन का केस होता है, उसे हम अभी डिस्कस नहीं करें। बट आप ये माइंड में रखिएगा कि मास भी चेंज हो सकता है रॉकेट की मोशन के दौरान। अभी हम वेलोसिटी के चेंज को समझते हैं। सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। नाउ फोर्स इज इक्वल टू k into m into dv by dt. What is rate of change of velocity? Acceleration. So this is the formula for force. तो हम फोर्स कैलकुलेट करने के लिए k, मास एंड एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ इफ k is equal to 1, mass is equal to 1 and acceleration is also equal to 1, then force will be equal to 1 एंड फोर्स का SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन। इसका मतलब है आई कैन से 1 न्यूटन इज द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम एंड acceleration produced in it is 1 meters per second square, and here k is 1, and experimentally in SI units k की वैल्यू 1 ही होती है। इसका मतलब SI यूनिट में फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स। तो अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की फोर्स कैलकुलेट करनी है तो उसका मास और उसमें कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है उससे हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, नाउ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। तो पहली बात, फोर्स इट्स डेफिनेटली अ फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम मेजर कर सकते हैं, एंड इट इज वेक्टर इन नेचर। तो ये फोर्स जो होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, राइट। दूसरी बात, अगर ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है? आंसर है, मैग्नीट्यूड के लिए यू हैव टू डू मास इनटू एक्सेलरेशन, सिंपल। एंड डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? सो डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन होती है उसी डायरेक्शन में उस पर फोर्स एक्ट करती है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, ओके। एंड द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। द SI यूनिट इज न्यूटन। SI यूनिट इज न्यूटन in honor of Sir Isaac Newton, right? And the CGS unit of force is dyne. Now, क्या हम न्यूटन और डाइन के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं? आंसर है यस, बहुत इजीली। देखिए, 1 न्यूटन इज जब 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पे 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, तो हम सभी यूनिट्स को CGS में कन्वर्ट कर देते हैं। So you can say 1 kilogram is 10 raised per 3 gram into 1 meter is 10 raised per 2 centimeter per second square. So 10 की power 3 and 10 की power 2, 10 की power 5 gram centimeter per second square, and 1 gram centimeter per second square is dyne. So that means 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dyne. मतलब 1 न्यूटन में 1 लाख डाइन होते हैं। In other words, you can say 1 dyne is equal to 10 to the power minus 5 newtons. अगर आपको कभी भी न्यूटन्स को डाइन में कन्वर्ट करना है तो 1 फॉलोइंग 5 zeros उसके साथ डिवाइड कर दीजिए। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब एक और बात मन में सोचिए, अगर मुझे फीलिंग लेनी है कि 1 न्यूटन की फोर्स एक्चुअली कितनी फील होती है, आई जस्ट वॉन्ट टू फील कि 1 न्यूटन की फोर्स कितनी होती है, तो उसको कैसे फील करेंगे? तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है। सी, अगर हमें 1 न्यूटन की फोर्स को फील करना है तो हम क्या करेंगे? लेट्स से
this is our hand, okay? So we take our hand, ड्राइंग पे मत जाना यार, फीलिंग ले रहे हैं, ये हैंड है, ठीक है, ये हाथ है, इसके ऊपर हमने वो जैसे फ्रूट वेंडर्स के पास होता है ना, पत्थर होते हैं वेट मेजरमेंट के लिए, कंपैरिजन के लिए, 100 ग्राम्स का एक हमने ब्लॉक लिया, ठीक है, जैसे वो सब्जी वालों के पास या फलों वालों के पास होता है। अच्छा, और इसको ऐसे मैंने अपने हाथ पे 100 ग्राम्स का ब्लॉक लिया और इसको रख लिया। अब इस पे वेट एक्ट होगा जो कि फोर्स होती है ड्यू टू ग्रेविटी, वेट एक्ट होगा डाउनवर्ड्स। नाउ टेक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज 10 meters per second square। सो व्हाट इज द फोर्स और व्हाट इज द वेट? सो वेट और फोर्स वन एंड द सेम थिंग, दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Mass is 100 grams means 0.1 kilogram into acceleration due to gravity 10 meters per second square. So 0.1 into 10 is 1 kilogram meters per second square. And what is 1 kilogram meter per second square? It is 1 Newton. इसका मतलब अगर आपको फील करना है कि 1 न्यूटन फोर्स कितनी होती है, कितनी फील होती है, तो आपको अपने हाथ पे कितने ग्राम्स का ब्लॉक रखना चाहिए? 100 ग्राम्स का, राइट? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ वेट, और यू कैन से द फीलिंग ऑफ 1 न्यूटन SI यूनिट ऑफ फोर्स। वेट भी एक तरह की फोर्स होती है। सो इस तरीके से बच्चों हम कैलकुलेट करते हैं फोर्स को, और आप फील करना चाहते हैं तो 100 ग्राम का ब्लॉक अपने हाथ पे रख लीजिए, आपको 1 न्यूटन का डेफिनेशन के साथ साथ उसका प्रैक्टिकल मतलब भी समझ आ जाएगा। आई होप आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप आस्किंग क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।